हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर आपको अपलोड किए हैं आप उसे रिवीजन कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस रिवीजन की वजह से आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो इसके पहले जो हमने जो लेक्चर एंड किया था वो था द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड आफ्टर दैट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट, जो आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 ओके, चैप्टर 3 है। तो आज हम दो टर्म बात करेंगे मनी और क्रेडिट के बारे में। मनी एंड क्रेडिट क्या होता है, इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट, दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट के बारे में वीडियो सही है। ओके डन, ठीक। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मनी क्या होता है ना। देखिए मनी क्या होता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। क्या होता है, अगर एक लाइन में बात करें तो क्या होता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। ये एक ऐसा माध्यम है, जैसे मान लीजिए आज प्रेजेंट टाइम में हमारे पास पेपर करेंसी है ना, कॉइन है, लेकिन दैट टाइम पहले जो होते थे उनके पास उस समय करेंसी नहीं होती थी। अगर हम मेडिवल इंडिया में जाएं है ना, एंशिएंट इंडिया में जाएं तो उस समय हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक प्रणाली होती थी, सिस्टम होता था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। अब देखिए मनी कॉन्सेप्ट आने से पहले हम समझते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा माध्यम होता है कि जब हम मेडिवल पीरियड में थे या एंशिएंट पीरियड में थे तो उस समय क्या था कि उस समय पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी। तो सपोज अगर किसी के पास अगर उस समय गेहूं होते थे या कोई ग्रेन है, गेहूं है, अगर उसके पास कोई पेट एनिमल है, काऊ है या बकरी है, जो भी ऐसी चीजें है ना, तो क्या करते थे, उस वीट से वो एक्सचेंज करते थे। तो इससे ये प्राइस कोई निर्धारित नहीं हो पाती थी। अगर उनके पास कोई दाल है, उनके अगर फर्स्ट पर्सन में दाल है, सेकंड पर्सन वीट है, तो अगर उनको दाल की जरूरत है, ठीक है, तो अपना गेहूं दे करके वो दाल ले लेते थे। लेकिन इसमें कई सारे ड्रॉबैक हो सकते हैं, क्योंकि भाई अगर मुझे नीड नहीं है गेहूं की, तो मुझे पल्स की जरूरत है, उसके पास गेहूं है, तो हम कैसे एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इस प्रणाली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। इस प्रणाली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी बिटवीन टू पर्सन एंड सो ऑन हो सकते हैं। तो दो आदमियों के बीच में जो वस्तुओं के माध्यम से जो एक्सचेंज किए जाते हैं उसे हम क्या करते हैं, बार्टर सिस्टम। आज भी देखेंगे, आज भी कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर हम विलेज में आप जाओगे देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब वो एक्सचेंज प्रणाली नहीं है। अगर कभी किसी घर में चावल की कमी हो गई या आटा नहीं है तो वो बगल वाले से अपना आटा या चावल ले लेते हैं, तो उनके पास गेहूं या चावल है तो वो अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक छोटे लेवल पर आज भी ये प्रणाली जीवित है। बट बार्टर सिस्टम सबसे बड़ा ड्रॉबैक पहले जमाने में यही था कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास सोना है, उनके पास चांदी है ना, तो एक्सचेंज करते थे इस तरह से। तो भाई अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा गोल्ड तो ऐसे भी प्रीशियस होता है कंपेरिजन टू सिल्वर के। तो इस तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते थे। किसी के पास अगर गाय किसी को चाहिए तो अपनी बकरी दान दे देता है या भैंस दान देते थे, ऐसे एक्सचेंज कर लेते थे, है ना। सॉरी, दान नहीं कहना चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज कर लेते थे। तो उस तरह उसको सिस्टम क्या बोला गया, बार्टर सिस्टम बोला गया। मतलब कि अगर आपका पेन है और मेरे पास मार्कर है, तो अब मुझे पेन चाहिए, आपको मार्कर चाहिए, तो हमने आपको मार्कर दिया, आपको मुझे पेन दे दिया। तो ये जो हमारा कमोडिटी का एक्सचेंज हुआ ना, इसी सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब ये प्रणाली बहुत ही रेयर केस में नहीं चलती, क्योंकि उस समय पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मनी के बारे में। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम आई होप समझ में आ गया होगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखिए मीडियम एक्सचेंज का मतलब है मनी। अब मनी का मतलब जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है वही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी के 3 फंक्शन हो सकते हैं, 3 फंक्शन ऑफ मनी। इनके 3 फंक्शन हो सकते हैं। पहला आपका फंक्शन क्या हो सकता है, ये पहला आप ये काम करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेंगे, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेंगे। दूसरा ये काम करते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट का, यूनिट ऑफ अकाउंट का। और ये थर्ड करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये 3 चीजें। और उसके बाद हम क्रेडिट वाला भी जानेंगे कि आखिर क्रेडिट क्या होता है ना। क्रेडिट के बारे में जानेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए
हमने बताया मनी क्या होता है, ये एक फॉर्म है ना, एक फॉर्म होता है मनी का जो हम एक्सचेंज करते हैं किसी वस्तु के द्वारा, है ना। अगर हमने कोई चीज़ खरीदना है तो हम पेपर करेंसी के माध्यम से उसको उतने अमाउंट का हम पेमेंट करते हैं और उसकी एवज में हमें कुछ उससे परचेस कर लेते हैं। तो आज तो बहुत आसान हो गया है कि हम कर पाते हैं, लेकिन दैट टाइम पहले जो होते थे मेडिवल इंडिया या रिसेंट इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम ही प्रचलित था, है ना। उसमें पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी। उस समय बार्टर सिस्टम के तौर पे मोस्टली जो हम कमोडिटी मनी कहते हैं ना, कमोडिटी हो गया तो उस प्रकार की चीज़ें का, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इनका यूज किया करते थे। तो इस वाले टॉपिक में देखिए क्या है फंक्शन ऑफ मनी। देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कमोडिटी है, हम उसको कोई कमोडिटी है, वस्तु है, तो उसको देकर के हम क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। सपोज जैसे मेरे पास पैसे हैं, इस मनी के फंक्शन क्या क्या करते हैं, अगर मेरे पास पैसे हैं तो अगर कोई कमोडिटी है, मैंने उसको पैसे दे दिए और वो वस्तु में हमने क्या कर लिया, गुड्स और सर्विसेज जो भी हमने खरीद लिया। तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ऐसा माध्यम जहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपने किसी को 10,000 रुपीज़ दिए और आपने उसके बेस पे क्या खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया। तो यहाँ पे आप क्या हो रहा है देख रहे हैं, आपने जो पेपर करेंसी थी आपने उसको दिया और उसके बेस में आपको उसने क्या दिया, मोबाइल दिया। तो इसे क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, हमने बोला था 10K, है ना, 10K फंक्शन। सोचिए कैसे डिसाइड हो रहा है, 10K मोबाइल फोन का है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ टैब है 20,000 का, है ना, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा ही मनी डिसाइड कर रहा है। कौन कर रहा है, सॉरी, हमारा मनी डिसाइड कर रहा है। तो मनी जो डिसाइड करता है, अकाउंट जो बताता है कि भाई ये वस्तु, ये कमोडिटी आखिर इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है ना। या इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स, है ना। जो एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स को जो क्या करे, निर्धारित करे कि वस्तु इतने प्राइस की है और ये वस्तु इतने प्राइस की है। तो ये जो वस्तु निर्धारित करते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ अकाउंट। ये बतलाता है कि किसी वस्तु का जो प्राइस होता है हम उसको कितना निर्धारित करें, हम कितना डिसाइड करें, कितना उस वस्तु की वैल्यू को पुट करें, है ना। तो ये जो फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे हमने हर एक कमोडिटी या गुड्स के प्राइसेस फिक्स होते हैं और आफ्टर दैट हम उसको उस प्राइस पे उसको परचेस कर लेते हैं। थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। सपोज इसका क्या मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू का, जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर आप अपना कोई भी कमोडिटी है आपने रख लिया, आपने पैसे की क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, पैसों को आपने सेव कर लिया, उस पैसे का आप कब यूज करेंगे, इन फ्यूचर। क्या यूज करेंगे, इन फ्यूचर में, है ना। क्यों, जैसे मान लीजिए अभी आपको जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम होता है ना, तो गर्मी में या ठंड के मौसम में तो आप अपने लिए कुछ पैसे सेव करके रखेंगे कि चलो भाई गर्मी आएगी तो हम एसी खरीद लेंगे। क्या खरीदेंगे, एसी खरीद लेंगे, है ना। तो आपने अपने कमोडिटी को या पैसे क्या है, स्टोर किया हुआ है। क्या किया हुआ है आपने, स्टोर किया, अपनी वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। और जब गर्मी आएगी तो आप क्या खरीद लेंगे, एसी। तो ये फंक्शन हुआ कि नहीं, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने अकाउंट में रख सकते हैं, और इन फ्यूचर जब हमें नीड होगी या जाड़े का मौसम आएगा तो हीटर ले सकते हैं, जब गर्मी का मौसम आएगा तो उस समय हम एसी खरीद सकते हैं। तो ये तीन फंक्शन आई होप समझ में आ गया होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ये तीन फंक्शन होते हैं किसके, मनी के। ठीक है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि मनी को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। मोस्टली आपके टॉपिक में कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो देख लीजिए। देखिए टाइप ऑफ मनी, टाइप ऑफ मनी, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ मनी देखिए, पहला हम पढ़ेंगे फिएट मनी, फिएट मनी। दूसरा है आपका कमोडिटी मनी, है ना, कमोडिटी मनी। ठीक है। एंड थर्ड इज आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इज आपका पहला फिएट मनी, कमोडिटी मनी, और एक आपका हाँ डिजिटल करेंसी। करेंसी मान सकते हैं, मनी मान सकते हैं। फिएट करेंसी हो गया, मनी की जगह करेंसी मान सकते हैं, फिएट करेंसी हो गया,
और यहाँ पे भी करेंसी ले सकते हैं, या डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी, डिजिटल मनी, ठीक है, ये तीन। अब देखिए तीनों क्या होते हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं कि फिएट मनी जिसमें पैसे का जो फ्लो होता है ना, वो किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट उस चीज को क्या होगी, उसकी अथॉरिटी किसके पास, गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे मान लीजिए फिएट मनी के एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, जैसे पेपर करेंसी, पेपर करेंसी, ठीक। दूसरा क्वाइन, इशू कौन करता है भाई, गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार की मनी को क्या कहेंगे हम, फिएट मनी। दूसरा है कमोडिटी मनी। इस कमोडिटी मनी का मतलब हमने इसके पहले बताया, जो एनिशिएंट या मेडिवल पीरियड थे उस समय इसका प्रयोग ज्यादा होता था। जैसे मैं इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, इसके एग्जांपल लाइक गोल्ड सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज भी हो सकता है। तो इस प्रकार की मनी को क्या कहते हैं हम, कमोडिटी मनी कहेंगे। क्या कहेंगे, कमोडिटी मनी। एंड थर्ड इज अ डिजिटल करेंसी। एट अ प्रेजेंट टाइम, इस समय जो आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। किसका, क्रिप्टो करेंसी, है ना। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, बिटकॉइन का नाम सुना होगा, है ना, बिटकॉइन का नाम सुना होगा। अभी फिलहाल आरबीआई ने अभी डिजिटल आरबीआई ने भी, है ना, डिजिटल फॉर्म में आरबीआई ने भी डिजिटल रुपये को मार्केट में ला दिया है। कुछ स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है एज अ ट्रायल बेसिस पे, है ना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। लेकिन ध्यान दीजिए, तो हमें तीन प्रकार जान लीजिए। एक फिएट मनी होता है, ठीक है। फिएट मनी क्या होता है, एक ऐसी मनी जो गवर्नमेंट उसको ओन करती है, गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है। जैसे पेपर करेंसी अथॉरिटी किस पास, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जो भी केंद्र सरकार जो उसकी बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट दूसरा क्या हो गया, कॉइन, जो आप सिक्के नहीं देखते हैं उस तरह से। अब फिएट पेपर मनी में जैसे आपके 100 के नोट हो गए, 1000 के हो गए, इसे फिलहाल नहीं है, 500 के हो गए, है ना, आपने 2000 के नोट्स हो गए, जितने भी नोट्स हैं अभी बंद हो गए कुछ नोट्स, ठीक है, सबकी हम बात करते हैं। पेपर करेंसी कहते हैं, क्या कहेंगे, पेपर करेंसी। अब कॉइन में आप जो 5 या 10 के सिक्के देखते हैं, 20 के सिक्के देखते हैं, उसको हम कॉइन बोलते हैं। दूसरा कमोडिटी मनी, कमोडिटी मतलब वस्तुएं, तो ऐसी चीजें होती हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इस प्रकार की मनी को पहले यूज किया करते थे, है ना। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम इसको किसी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इसका यूज करते हैं, इसका कमोडिटी फॉर्म में। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सोना है, गवर्नमेंट पास रख दीजिए, आप उसे पैसे ले सकते हैं। जैसे में आप बॉन्ड खरीदते हैं, ये तो बड़ा टॉपिक है, बॉन्ड जिसे खरीदा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके प्रयोग आप जैसे मान लीजिए कोई पैसे की जरूरत है, आप अगर सोनार के पास जाते हो, अपना गोल्ड या सिल्वर रख देते हो, तो आप उसे कुछ नॉर्मल रेट पे, है ना, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, आपको पैसे दे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो आज भी इस पैसे का चलन है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जितने भी उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, एनिशिएंट या मिडिवल पीरियड की जो भी हो, ठीक है, तो उस समय वो लोग ज्यादातर इसी सब चीजों को यूज करते थे, गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इन सब का, इनका यूज ज्यादा होता था। एंड थर्ड इज डिजिटल मनी। अब जो है, अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं पेपर करेंसी से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल करेंसी। क्या बोलेंगे, डिजिटल करेंसी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा जितना मैंने एक्सचेंज किया। मतलब मनी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं। किसी वस्तु के द्वारा हम अगर पेपर करेंसी देते हैं तो उसके वजह में हम कोई चीज वस्तु खरीद लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसके तीन फंक्शन होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर द वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया कि अगर किसी भी वस्तु को खरीदना है तो हमें पेपर करेंसी देना होगा, और उसके बाद हम उस चीज कोई वस्तु आसानी से परचेज कर लेते हैं, जैसे मोबाइल हमने बताया। दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। हमें ये पता होता है कि कोई भी वस्तु का निर्धारण एक मनी के द्वारा ही होगा, उसके फंक्शन जो होते हैं मनी के द्वारा। किसी प्राइस का, लैपटॉप का प्राइस 20K है, मोबाइल का 10K है, लैपटॉप का 25,000 है, एवरीथिंग जो भी चीजें हम आपके शर्ट खरीदते हैं, पल्स खरीदते हैं, हर चीज का दाम फिक्स होता है। तो ये फिक्स कौन बता रहा है, मनी बता रहा है कि भैया आप इतना दोगे तो हम आपको देंगे। एंड थर्ड इज स्टोर द वैल्यू। अब हम कभी कभी पैसे सेव कर लेते हैं इन फ्यूचर के लिए कि भाई चलो इस सीजन में या फिर एक आने वाले समय में हम इस वस्तु खरीदेंगे। तो अब क्या है, आपका निर्धारण है, आपने उस वस्तु को क्या स्टोर कर लिया, अब जब आपके पास उतने अमाउंट आएंगे आप वो वस्तु परचेस कर लेंगे। तो इस प्रकार की फंक्शन को क्या कहेंगे, स्टोर ऑफ द वैल्यू। मतलब मनी के तीन फंक्शन होते हैं। और उसके बाद हमने बताया टाइप ऑफ मनी क्या होता है, एक फिएट मनी होता है,
कमोडिटी मनी होता है और डिजिटल मनी या करेंसी होती है। तो फिएट करेंसी क्या है भाई, हमने ये बताया कि ऐसी करेंसी जो गवर्नमेंट उसकी अथॉरिटी होती है, जैसे वो इशू करती है, लाइक पेपर करेंसी एंड कॉइन। एंड सेकेंड इज क्या है, कमोडिटी है मनी, जैसे मान लो एनिशियंट हो गया, मेडिवल पीरियड में जितने लोग यूज़ करते थे किसी चीज़ को परचेस खरीदने में, किसी को दान देने में, या फिर किसी चीज़ को बैटल में यूज़ करने के लिए एक्वायर करते थे, तो ज़्यादा किसका प्रयोग करते थे, गोल्ड और सिल्वर का, एंड ब्रॉन्ज आल्सो, ठीक है। एंड थर्ड इज डिजिटल करेंसी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डिजिटल करेंसी वो फॉर्म है जो अभी प्रेजेंट टाइम में चलन में आ रही है ना। तो इस प्रकार की करेंसी जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इस प्रकार की करेंसी क्या बोलते हैं हम, डिजिटल करेंसी। ओके, आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्रेडिट क्या होता है ना, इसके बारे में। उसके बाद मोस्टली ये देखिए, इस टॉपिक में यही चीज तो है कि अगर आप दो टॉपिक समझ गए तो इससे सारे सीरीज कोरिलेटेड है ना। अगर आप थोड़ा सा चीज समझ गए, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इससे रिलेटेड जब आप लिख दोगे ना तो आपको समझे मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना भाई, पेपर को बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना, इसे लिखो, कोई भी सब्जेक्ट हो लिख के आओ, छोड़ो मत, बस इतना जान लो, ठीक है। चलिए हम क्रेडिट के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया बार्टर सिस्टम, मैंने बता ही दिया कि किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु को हम चेंज करते हैं, एक वस्तु के देकर के दूसरी वस्तु लेते हैं, तो उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इसके डीमेरिट्स बहुत सारे हो सकते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता सामने वालों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्रेडिट के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट क्या होता है ना। क्रेडिट, देखिए हमने क्रेडिट बताया कि इसका मतलब है लोन लेना या उधार देना या उधार लेना, ठीक है ना। क्रेडिट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप पैसे लेते हैं किसी से, आपने मांगा है ना, लेकिन वीडियो सही चल रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी से पैसे मांगा, ठीक है, तो आपको लगे कि भाई चलो ठीक है, हमने इससे कुछ पैसे ले रहे हैं और उसको फिर अपने यूज में ला दिए, तो जो आपने पहले पर्सन से आप एक फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जब पैसे लेते हो उसे क्या कहते हैं, हम क्रेडिट कहते हैं। जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं, लोन, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट। एक तरह से एक प्रकार का लोन होता है, क्या होता है, लोन, राइट। अब देखिए लोन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि हम अपने लिए, अगर इनके क्राइटेरिया की बात करें, पर्सनल लोन लेते हैं, है ना, पर्सनल लोन लेते हैं, ठीक है। दूसरा है बिजनेस ले लेते हैं, आपने सुना होगा बिजनेस ले लेते हैं, बिजनेस के लिए ले लिया, ठीक है, पर्सनल बिजनेस के लिए लिया। और उसके बाद कभी कभी हम गवर्नमेंट बॉन्ड भी खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड। ये तीन, ऐसे कई सारे फंक्शन हैं लेकिन मेजर ये तीन हैं। जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको पर्सनल यूज करना है, आपको कोई पर्सनल यूज के लिए चाहिए, अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो आप कोई ना कोई चीज कोलैटरल रखते हैं, है ना। तो कोलैटरल रखने के लिए आपको बिजनेस बड़े लोन मिलते हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए छोटे लोन मिलते हैं, आपके पर्सनल खर्चे के लिए मिलते हैं। जैसे आपको कोई कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है ना, या फिर आपको घर में कोई रिनोवेशन कराना है, लेकिन देखिए कार बाइक हो गया तो उसके लिए अब अलग से लोन भी आते हैं, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, लोन बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन जो पर्सनल लोन होता है अपने पर्सनल खर्च के लिए आप कर सकते हैं, कहीं पर आपको शॉपिंग करना है, या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, या फिर कहीं फंक्शन अटेंड करना है, घर को रिनोवेट कराना है, इस प्रकार के जो लोन आप लेते हैं वो किसमें आएंगे, पर्सनल लोन में आएंगे, है ना। इसके अमाउंट ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना, लेकिन बिजनेस के जो बिजनेस के लिए होता है इसका जो अमाउंट होता है ज़्यादा होता है। आप इसके लिए आपको अपने बिजनेस को दिखाना पड़ता है, आपको कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है, अगर पूछे व्हाट डू मीन बाय कोलैटरल, देखिए कोलैटरल का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी एक लेंडर से जब आप पैसे लेते हो, या फिर आप किसी सोनार के पास जाते हो, है ना, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके पास जाते हो, तो आपसे वो कहते हैं भाई आप कोई भी वस्तु आप हमारे पास गिरवी रखो, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने सोने या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही कहीं पे अगर गिरवी रखता है, उसके एवज में उसको क्या मिलेगा, मनी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलैटरल, ठीक है। अब बिजनेस के लिए कोलैटरल क्या है भाई, कोलैटरल कुछ भी दे सकते हैं आप, उनका जो हाउस हो गया, है ना, या फिर जो लैंड पे जितने बिजनेस कर रहे हैं वो हो गया, और उसके साथ साथ अगर उनके पास कोई गोल्ड है या ऐसी चीजें अगर रखते हैं, तो इस प्रकार की जो चीजें बैंक के पास रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल। क्या बोलेंगे, कोलैटरल। अब उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभी
हमें लोन लेना होता है या फिर कुछ भी है तो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, या फिर गवर्नमेंट को जो पैसे चाहिए तो वो ये कह सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो गवर्नमेंट आपसे क्या करते हैं, आप उसको पैसे देते हो, आप उसको क्या करते हो, पैसे दे रहे हो तो आपसे वो एक बॉन्ड साइन कराएंगे, एक पेपर होता है, आप साइन कर लोगे, तो गवर्नमेंट आपसे क्या रही है, एक तरह से लोन ले रही है। तो इस प्रकार के जो लोन होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप दोनों काम होता है, गवर्नमेंट भी खरीदती है और आप गवर्नमेंट के बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, उस बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको कम प्राइस पे, है ना, जो कम प्राइस पे आपको बॉन्ड जारी करती है, तो आप उसके जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो आपसे लेती है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड। ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए सरकार को कुछ पैसे चाहिए, अब उसने क्या किया, एक पेपर इशू करता है, एक पेपर इशू कर दिया, उस पेपर पे साफ साफ लिखा होता है कि ये हमारा 100 रुपये का बॉन्ड है, आप कोई भी इशू खरीद सकता है, ठीक है, तो आप उस पर जाके खरीद सकते हैं। 100 रुपये आपने खरीद लिया तो अब सरकार कहेगी भाई हम 1 साल बाद इसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने का मतलब कि आपने 100 रुपये लगाया तो आपको 1 साल बाद उसमें जो भी क्राइटेरिया हो, जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको 110 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी लोन लेती है, किससे, पब्लिक से। किस तरह से लेती है, गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा। तो ऐसे कई सारे हैं, अब जैसे इसी में होम लोन आ जाएगा, है ना, होम लोन आ गया, ठीक है, कार लोन आ गया, ऐसे बहुत सारे लोन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्रेडिट की बात करेंगे, मेन टाइप के 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल क्रेडिट और एक इनफॉर्मल क्रेडिट, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकेंड क्लास में खत्म हो जाएगा सारा चैप्टर। 2 चैप्टर में आई होप कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो ही क्लासेस में चैप्टर को जल्दी समराइज कर दूँ, रिवीजन क्लासेस है ना, इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट हम कहीं से भी ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। अब फॉर्मल लेंडर होते हैं, इनफॉर्मल लेंडर भी होते हैं, हमने आपको बताया। जैसे हमने बोला क्रेडिट कितने टाइप की होंगी, तो क्रेडिट 2 प्रकार से होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, राइट। अब फॉर्मल में क्या हो जाएगा, जैसे आपने गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल रेगुलेशन फॉलो करके जो लोन दिए जाते हैं, जैसे बैंक, ये फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल में जैसे आपने कहीं से लोन ले लिया, किसी ऐसे साहूकार से या लेंडर से, हाई इंटरेस्ट पे, उसमें कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है ना, जितना चाहो उतना इंटरेस्ट आप चार्ज कर ले, कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता चला जाए, है ना। इस प्रकार के जो जैसे लेंडर्स हो गए, है ना, लेंडर हो गए, जिसे आप साहूकार जो जिसे हम कहते हैं, है ना, साहूकार जिसे कहते हैं। जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बैंक से लोन मिलना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक नॉर्मल पर्सन को, तो क्या करता है, बाहर से जो पैसे वाले लोग होते हैं उनसे जाकर पैसे लेते हैं, हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इस प्रकार के जो क्रेडिट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, इनफॉर्मल क्रेडिट। और जो बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इशू के रूल और रेगुलेशन के द्वारा दिया जाता है, एक कम इंटरेस्ट में मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल क्रेडिट। क्या बोलेंगे, फॉर्मल क्रेडिट। ओके, तो इस टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी मैंने रिवीजन कराया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्या आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बच जाएगा, है ना, वो क्या होता है और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक और उसमें रह जाएगा, वो हम बता करके टॉपिक को समराइज कर देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, किस प्रकार से बैंक वर्क करती है, कि अगर लोन आपने लिया है किस प्रकार से बैंक वर्क करती है, ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज जैसे आपको जैसे आप बैंक के पास जाते हो, है ना, बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे, है ना, बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, बैंक है, ये बैंक है, राइट। अब भाई बैंक क्या करेगी, आप बैंक के पास गए कि भाई हमें पैसे चाहिए, है ना, ये बारोवर हैं आप, ये बारोवर, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, आप बैंक के पास गए पैसे लेने के लिए, है ना, तो बैंक ने आपको मान लीजिए सपोज दैट 10,000 रुपीज़ दे दिया, ठीक है, 10,000 रुपीज़ दे दिया बैंक ने, कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए। इनका एक टेन्योर होता है कितने परसेंट के लिए, अगर 10% भी कह दें, ठीक है, जितना भी हो। अब सोचिए बैंक ने आप गए बैंक के पास, आपने बैंक को पैसे दे दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैंक के पास पैसे आते कहाँ से। अब मान लीजिए डिपॉजिट, ठीक है। अभी कोई सेकेंड पर्सन है, इसे चलो इसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, और इसे हम सेकेंड पर्सन, ठीक है। अब पहला पर्सन क्या करता है, बैंक में जाते हैं, आपके घर पे मम्मी या पापा या फिर जो भी लोग हैं बैंक पैसा जमा करते हैं, तो पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। अगर मान लीजिए अगर उन्होंने 10K जमा किया,
है ना। तो बैंक भी इनको डिपॉजिट के तौर पे बैंक भी इनको इंटरेस्ट देती है, लेकिन बैंक मान लीजिए इनको 5% इंटरेस्ट दी, कितना 5%, राइट। तो अब बैंक के पास 10,000 आए, अब बैंक यही 10,000 इनको क्या करेगी, एज ए लोन देगी, एज ए क्रेडिट दे देगी। तो अब जो आपने जमा किया 5% पे, अब बैंक यही पैसा किसी कस्टमर को देगी कितने परसेंट पे, 12% पे या 15% पे या 11% पे, जो भी हो, ये डेटा निर्धारित करती है आरबीआई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब सोचिए अगर ये ऐसे नहीं समझता, मान लीजिए 10% पे एग्जाम्पल समझिए, 5% हमने किसको दे दिया, डिपॉजिटर को दे दिया, डिपॉजिटर को। अब हमने जब हमारे पास 10,000 रुपये बैंक के पास आ गए, तो हमने इस 10,000 को किसी सेकंड पर्सन को दे दिया, भाई तुम ले जाओ अपना बिजनेस करो, क्या करो, अपना बिजनेस करो, ठीक है। तो अब ये बिजनेस करेगा तो कुछ पैसे इसको अर्न होंगे, तो जब ये पैसे रिटर्न करेगा तो अब क्या करेगा, 10,000 और प्लस जो 10%, 10,000 का 10%, मतलब अब कितना जमा कर देगा ये, अब टोटल पैसे ही बैंक में जमा कर देगा ये 10% जितने भी आए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बैंक के पास अब जो 10% है तो 5% का प्रॉफिट हुआ, बैंक को 5% प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह बैंक हमारे वर्क करते हैं, राइट। तो कोई भी डिपॉजिटर है, पैसे जमा किया, बैंक के पास जमा किया, बैंक ने इसको भी 1 साल बाद 5% दिया, और इसी बैंक ने किसी दूसरे पर्सन को 10% के रेट से पैसे दे दिए, ठीक, 10,000। तो अब देखो रिटर्न तो इसको 5% दे रहा है, लेकिन बैंक जब किसी को डिपॉजिट अपने अकाउंट जब जमा करती है तो उसे कम ही इंटरेस्ट देती है, लेकिन जब किसी को लोन देती है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो यही पैसा जब दूसरे पर्सन को देता है तो वो 10% चार्ज किया, तो 5% को प्रॉफिट हुआ, और फिर जो 5% था इसको दे दिया, और फिर 5% बैंक अपने पास रख लिया, और जब इसका पैसा वापस आएगा तो बैंक के पास एक तरह से मनी सेफ होती रहेगी, है ना। तो अभी मनी बहुत ब्रॉड अमाउंट में हो जाएगी, तो बैंक के पास इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारा पैसे जमा हो जाते हैं। तो बैंक इस तरह काम करती है। बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, आरबीआई से लोन लेती है, आगे हम पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में, है ना, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, है ना। उसके बाद कोलैटरल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। तो अभी बहुत सारे टर्म हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो आई होप कि ये फंक्शन आपको समझ में आएगा, बैंकिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास में बने रहने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस क्लास को आप रिवाइज करिए और शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए विद लाइक, ओके। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद।